हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे टैली के बारे में। ठीक है, टैली है क्या, टैली हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है ना, आखिर टैली पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बात आता है कि टैली को समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे कि आखिर टैली है क्या। मान लीजिए कि हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट करना है हमको कपड़ा का, सपोज कीजिए, तो कपड़ा में हम क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो पैसा इन्वेस्ट ऐसे ही नहीं कर लेंगे, पहले तो हम लोकेशंस को देखेंगे। यानी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के लिए हम जगह देखेंगे, इन्वेंट्री देखेंगे, गोडाउन देखेंगे, कहाँ पे सब माल रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कहने का मतलब ये हुआ कि हमें कितना स्टाफ्स रखना है, कितना हमें फ़ैन, एसी, टीवी, समथिंग जो भी चीज़ है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसको हम लीडिंग करेंगे। लीडिंग ये करेंगे कि इस काउंटर पे मेंस वेयर होना चाहिए, इस काउंटर्स पे लेडीज़ वेयर होना चाहिए, इस काउंटर पे किड्स वेयर होना चाहिए, है ना। तब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, लास्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है कंट्रोलिंग। यानी कि बिजनेस को, अच्छा बिजनेस को चलाने के लिए जो प्रॉफिटेबल हो हमेशा ज़्यादातर, तो हमें बिजनेस को क्या करना चाहिए, चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे यदि हम स्टाफ रखे हैं तो स्टाफ कस्टमर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उस चीज़ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, तो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसका अकाउंट सही से होना चाहिए। यानी कि उसका हिसाब किताब क्या होना चाहिए, सही से होना चाहिए। यदि उसका हिसाब किताब सही से नहीं होगा तो बिजनेस क्या करेगा, सक्सेस नहीं करेगा, है ना। तो टैली भी एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम चीज़ों को हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, तो बात आता है इसमें कि अकाउंटिंग है क्या। यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन में दिख रहा है कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, तो अकाउंटिंग कहता है, अकाउंटिंग में जितना विज्ञान है उतना मेरा कला भी है। अकाउंटिंग में जो भी हम खरीद बिक्री करते हैं या लेन देन करते हैं, उसका हिसाब किताब हम लोग रखते हैं, है ना। और उसको एक अच्छा से वर्गीकृत करके, है ना, वर्गीकृत करके तैयार करके उनको इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिसका विश्लेषण हो सके। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब आता है जैसे कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं कि देखते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं। तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी के तो सही है कि वो समझ में आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कॉमर्स वाले टोन आना चाहिए, तो वो टोन समझ जाते हैं कॉमर्स वाले। लेकिन साइंस वाले जो विद्यार्थी है वो नहीं समझ पाते हैं। तो उसको समझाने के लिए, है ना, हम चीज़ों को टर्मिनोलॉजी यानी अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे टैली का फुल फॉर्म दिया है, ट्रांजैक्शंस अलाउ इन ए लीनियर लाइन यार्ड होता है टैली का फुल फॉर्म। तो वही है, टैली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग खातों को रिकॉर्ड रखने, हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, टैली में जमा की गई राशि, निकाली गई राशि, उस खाते की पूर्ण जानकारी के साथ साथ खातों को प्री डिस्क्रिप्शन भी एंट्री की जाती है। ठीक है, तो समझ गए, टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जो भी हमारा हिसाब किताब होता है उसको ये क्या करता है, हिसाब किताब सही से करके हमें देती है। ठीक है, तो वही बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो क्या क्या होते हैं टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स के, उस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आता है कि बिजनेस है क्या। ठीक है, तो बिजनेस कहता है ऐसा कोई भी काम जो इनकम या प्रॉफिट, है ना, प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, ठीक है ना। बिजनेस हम लोग किस लिए करते हैं, इनकम और प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, है ना। तो इसीलिए बिजनेस को सही रूप से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब आता है दूसरा है मेरा ट्रेड यानी कि व्यापार। कहता है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का खरीद बिक्री व्यापार यानी कि ट्रेड कहलाता है ना। प्रॉफिट के लिए ना हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं बेचते हैं, वह मेरा क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रोफेशन। प्रोफेशन बड़ा अच्छा चीज़ है। प्रोफेशन को समझने के लिए हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना, ठीक है। अगर लर्न में से हम एल को हटा देते हैं तो मेरा क्या बनता है, अर्न। क्या बनता है, अर्न बनता है, ठीक है। तो लर्न मीन्स मेरा हो गया सीखना। जैसे ही एल को हटाएं तो अर्न। तो हमें यह समझ में आता है कि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है, तभी जाके हम चीज़ों को पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ऐसा कोई भी कार्य है ना जो धन कमाने के लिए है ना, उस काम को करने से पहले हमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेशा यानी कि प्रोफेशन। यानी कि डॉक्टर भी क्या करता है, डायरेक्ट डॉक्टर थोड़ी बन जाते हैं, उस चीज़ों को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, तभी जाकर वो डॉक्टर बनते हैं, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, इंजीनियर हो गए इत्यादि। ये सब चीज़ जितने भी हैं, ये सब चीज़ पहले क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तभी जाके डॉक्टर या जो भी कोई भी काम करते हैं, तो वो मेरा प्रोफेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन। यानी कहने का मतलब दो पक्षों के मध्य होने वाले मुद्रा, माल या सेवा के पारस्परिक विनिमय के व्यावसायिक सौदे या लेन देन कहते हैं। माल का क्रय विक्रय, भुगतान का लेन देन या लेना आदि आर्थिक क्रियाएं व्यावसायिक सौदे कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो कि पहला है मेरा कैश ट्रांजैक्शंस। क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। यदि लेन देन नगद होता है ना, बैंक के माध्यम से या कैश जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जिन सौदों का भुगतान तुरंत न करके किया जाकर कुछ या नियत समय के बाद किया जाता है तो उसे व्यवहार को हम लोग क्रेडिट व्यवहार कहते हैं, समझे। जैसे अशोक को 1 माह की उधारी पर बेचा गया माल उधार व्यवहार यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा बिल ट्रांजैक्शंस, थर्ड है, ठीक है। थर्ड मेरा बिल ट्रांजैक्शन है। जब माल का क्रय विक्रय है ना विनिमय विपत्र यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से होता है तो ऐसे व्यवहार को है ना बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जैसे कि बिल, जैसे मान लीजिए कि एक व्यापारी ए है और एक व्यापारी बी है। ए का 50,000 का बी से 50,000 का बिल का उधारी है, तो दोनों क्या करेगा, अगर ए बी के साथ परचेज करता है तो बी वाला कहेगा ठीक है जो मेरा बिल है पहले से तुम्हारा 50,000 का मेरा निकलता है, तब बिल को क्या कर लो, एक्सचेंज कर लो। तो वहाँ पे होता है जो ट्रांजैक्शंस हुआ बिल ट्रांजैक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ऑनर यानी कि मालिक, ठीक है। ऑनर व्यवसाय को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति जो आवश्यक पूंजी जो बिजनेस में लगाते हैं है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑनर कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑनर जो होते हैं प्रॉफिट और लॉस का दोनों का हकदार होता है, ठीक है। अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो जोखिम में जाता है तो वो ऑनर ही उस चीज़ को सहता है। अगर बिजनेस प्रॉफिट में जाता है तो उस ऑनर को ही फ़ायदा होता है, ठीक है, समझे। तो ये जो ऑनर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक जिसका मालिक 1 होता है उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं, और जिसका मालिक 2 होता है उसे हम लोग पार्टनर बोलते हैं, और जिसका मालिक 3 होता है मतलब कि 2 से अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल यानी कि पूंजी। व्यवसाय के स्वामी यानी कि ऑनर द्वारा व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो धन या रोकड़ लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी कहते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो कपड़ा का बिजनेस करने के लिए जो हम 50 लाख का इन्वेस्ट किए हैं, तो वो मेरा 50 लाख क्या होगा, मेरा कैपिटल यानी कि पूंजी कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉविंग यानी कि आहरण। आहरण उसे कहते हैं व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय से निजी उपयोग के लिए जो माल या रोकड़ निकालते हैं उसे आहरण या निजी व्यय कहते हैं। ठीक है। इससे आहरण से पूंजी की मात्रा कमती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है कि जो भी बिजनेस का ऑनर है, मान लीजिए कि उसकी बेटी है, मतलब मेरा मान लीजिए कपड़ा का शॉप है और हमारी बेटी को कपड़ा चाहिए, तो हम उसको कपड़ा देते हैं, तो निजी खर्चे तो हम क्या किए, बेटी को कपड़ा दिए, और वो कपड़ा से तो हम उस बेटी से तो पैसा नहीं लेंगे, तो मेरा बिजनेस से ही ना जा रहा है, मेरे ही बिजनेस से वो पैसा जा रहा है ना। तो निजी खर्चे तो अपने बिजनेस से जो पैसे निकालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं, सॉरी उसे ड्रॉविंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स। ठीक है। अब गुड्स उसे कहते हैं जो बिजनेस में वस्तु को हम खरीद बिक्री करते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। कहने का मतलब माल उस वस्तु कहते हैं जिसका क्रय विक्रय व्यापार के लिए किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, मतलब जो गुड्स से मेरा 3 प्रकार के, मोटा मोटी समझिए गुड्स मेरा कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक होता है रॉ मटेरियल। मान लीजिए कि हमको चीनी का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हम शुगर केन खरीदेंगे। जो शुगर केन हुआ वो मेरा क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, है ना। फिर उसको मशीन में प्रोसेस करके जो मिश्री का बहुत बड़ा बड़ा ढेला बनेगा, तो मेरा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि अर्ध तैयार माल, यानी कि वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। और जब फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, तीसरा मेरा है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है वह मेरा फाइनल प्रोडक्ट कहलाता है, यानी कि चीनी बनकर तैयार हो गया, बोरा में पैक हो गया, तो वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज। परचेज उसे कहते हैं जब व्यापारी द्वारा विक्रय हेतु माल की खरीदी की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज कहते हैं। यह खरीदी कच्ची सामग्री या तैयार माल के रूप में हो सकती है। संपत्ति का क्रय में शामिल नहीं की है, क्योंकि ये पुनः विक्रय के लिए नहीं होता है। जैसे समझिए परचेज उसे कहते हैं जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा का बिजनेस है, हम जीन्स टी शर्ट शर्ट ये सब लिए हैं बेचने के लिए, और उसके साथ साथ हम टीवी भी ले लिए, एसी भी ले लिए, फैंस भी ले लिए, कस्टमर्स को बैठने के लिए चेयर्स भी ले लिए, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी ले लिए। तो ये सब मेरा क्या हुआ, बेचने के उद्देश्य से नहीं करे, ये मेरा क्या हो गया, संपत्ति हो गया। ठीक है। उसे हम लोग परचेज करते हैं। समझ में आ गया। जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से जो वस्तु खरीदा जाता है उसे हम लोग परचेज करते हैं। नेक्स्ट है मेरा सेल्स। ठीक है। सेल कहता है लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जब क्रय किया हुआ माल बेचा जाता है तो उसे विक्रय कहते हैं। ठीक है। नगद माल बेचने वाले को कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और उधार माल बेचने वाले को क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। सॉरी, नगद माल बेचने वाले को कैश सेल्स कहते हैं और उधार माल बेचने वाले को क्रेडिट सेल कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि कैश और क्रेडिट दोनों जब मिलता है ना, कैश सेल और क्रेडिट सेल जब मिलता है तो मेरा टर्नओवर बनता है। ठीक है। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टर्नओवर। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा परचेज रिटर्न। अब देखो परचेज रिटर्न है क्या, क्रय किए गए माल में से किसी कारणवश से जो माल वापस कर दिया जाता है उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, या रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ठीक है ना। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं जो माल हमने खरीदा, क्रय किया, है ना, और किसी कारणवश वो ख़राब निकल गया, तो उससे जो वापस होता है तो उसे हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं। तो जस्ट अपोजिट सेल्स रिटर्न भी होगा। तो विक्रय किए गए माल में से जो माल बेचे गए माल में से किसी कारणवश अगर वो वापस आ जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। विक्रय किए गए माल में से जो माल किसी कारणवश ख़राब या त्रुटियां होती है उसे वापस कर दिया जाता है, उसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा स्टॉक। ठीक है। स्टॉक उसे कहते हैं
कि बिजनेस में, मान लो जो कपड़ा का जो मेरा बिजनेस है, बिजनेस में जो माल उपस्थित है वह मेरा क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। ठीक है, जैसे कपड़ा का दुकान है, जीन्स पैंट शर्ट टी शर्ट जो भी है, तो वो मेरा क्या है? स्टॉक है। अब ये चीज़ समझने का बात है कि मेरा भारत में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग होता है 31 मार्च को क्लोज होता है। तो मान लीजिए कि हमने 50,000 का बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। 50,000 में से हमने क्या किए? 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट किए। अब 50 लाख में से हमने क्या किए कि 1 साल में जो भी हमने उसका ट्रांजेक्शन्स किया, सेल किया, 40 लाख का सेल कर दिया। ठीक है, अब बचता है मेरा 10 लाख, यानी कि 10 लाख अभी भी मेरे दुकान में बचा हुआ है। तो वो 10 लाख का जो माल बचा हुआ है वो मेरा क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया, यानी कि 31 मार्च को वह क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और यही जब फिर अगला साल आएगा, यानी कि 1 अप्रैल को, यही जो 10 लाख का माल बचा हुआ है, यही मेरा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, समझ रहे हैं? नेक्स्ट है संपत्ति, यानी कि एसेट्स। एसेट्स है क्या? व्यवसाय में जो माल उपस्थित होते हैं वह पूरा का पूरा चीज़ संपत्ति है। तुम्हारा स्टॉक्स भी संपत्ति है, तुम्हारा फैन भी संपत्ति है। अगर कपड़ा का बिजनेस है तो वो स्टॉक्स भी संपत्ति है, तुम्हारा एसी भी संपत्ति है ना? जो चीज़ तुम्हारा बिजनेस को रन करवा रहा है वो एवरीथिंग वो तुम्हारा क्या है? संपत्ति है। तो व्यवसाय के वे सभी संसाधन जिसका है ना वित्तीय मूल्य होता है तथा जो व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं एवं जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है और संपत्तियां कहलाते हैं। ठीक है, संपत्ति मेरा 2 प्रकार के होते हैं, है ना? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट वैसे एसेट है, अस्थाई संपत्ति वे संपत्ति होते हैं जिनका दीर्घ जीवन होता है ना? लंबे समय तक इसको यूज कर सकते हैं। ये विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता है। ठीक है, इसका निरंतर उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कपड़ा का बिजनेस हम जब स्टार्ट किए हैं तो हमको सबसे पहले बिल्डिंग खरीदना होगा, बनाना होगा, है ना? एसी लेना होगा, तो एसी को भी बार बार हम यूज कर रहे हैं, फैंस को भी बार बार यूज कर रहे हैं, और जो भूमि लिए, भवन लिए, फर्नीचर लिए, और भी कई सारे उपकरण, है ना? ये सब मोटर, ये सब जो भी संपत्तियां होती है जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए वो आपके कारगर होते हैं, वो आपका फिक्स्ड एसेट या चालू संपत्ति भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? यानी कि चालू संपत्ति। ये वे संपत्ति है जो अस्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती है ना? वो अस्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती है। इन्हें बिक्री के उद्देश्य से खरीदा जाता है ना? अथवा रोकड़ में परिवर्तन करने के उद्देश्य से रखा जाता है। जैसे कपड़ा हम खरीदे हैं बेचने के लिए, तो वो जो कपड़ा जो हम खरीदे हैं तो वो तो हम सेल करने के लिए खरीदे हैं, कहीं ना कहीं तो बेचना भी है ना? तो वो मेरे बिजनेस में जो भी स्टॉक्स है जिसको हम सेल कर सकते हैं वो अस्थायी रूप से नहीं रहेगा। अब बैंक में जमा धन भी आपका क्या है? अस्थायी रूप से नहीं रहेगा, है ना? वो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। नेक्स्ट है लायबिलिटीज़, है ना? लायबिलिटी यानी कि दायित्व। कहता है कि व्यवसाय में कुछ राशियां ऐसी होती है जिन्हें चुकाने का दायित्व व्यवसाय पर होता है। व्यवसाय के ऐसे देय धन को लायबिलिटी कहते हैं। समझे? व्यवसाय में देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने जब कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट किया तो 50 लाख में से हमने 10 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, तो ये 10 लाख रुपया हमको क्या हो गया? उस बिजनेस को क्या हो गया? दायित्व हो गया। 10 लाख रुपया चुकाना है, बैंक से उसको लेना है और वो 10 लाख रुपया बैंक वालों को चुकाना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका दायित्व यानी कि लायबिलिटी है जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका दीर्घकालीन दायित्व यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल सकते हैं। ये ऐसे देनदार जिनका भुगतान लंबे समय के लिए देना होता है, यानी कि साल लंबे समय। एक जैसे मान लीजिए कि बैंक से हम लोन लिए तो बैंक हमें बोला साल में इतना तुमको देना होगा, है ना? या तो बिजनेस समाप्ति पे भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि खिलौना के लिए हम बिजनेस अपने दोस्त से 50 लाख रुपये मांगा और बोले कि जैसे ही मेरा ये खिलौना में फेस्टिवल है, फेस्टिवल में खिलौनों को सेल करने के लिए जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म होता है
और हम तुमको ये पे कर देंगे। तो ये जो आते हैं आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि अल्पकालीन दायित्व। ये वे लायबिलिटी होते हैं जिनका 1 वर्ष में भुगतान करना होता है ना, जैसे लेनदार, देय प्रपत्र, बैंक ऋण, है ना, बैंक अधिविकर्षण या अन्य अल्पकृत ऋण। समझ में आया। तो ये सब जितने भी है तुमको क्या है, बैंक को मतलब कि 1 साल के अंदर में ही चुकाना होता है, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू यानी कि आगम। कहता है आगम से आशय ऐसी राशि है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले राशि जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, बट्टा, लाभांश आदि, ये सब मेरा रेवेन्यू कहलाते हैं। मतलब भाई जो भी आप बिजनेस करते हैं और उससे जो भी आप सेल्स करते हैं या सर्विसेज देते हैं, उससे जो पैसे आपको प्राप्त होते हैं वे सब आपको क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, ब्याज पे पैसे लगाते हैं, कमीशन पे जो पैसे आते हैं, बट्टा पे भी जो देते हैं, वो सब पे सब आपका क्या कहलाता है, रेवेन्यू। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस यानी कि खर्च यानी कि व्यय। अब व्यय होता क्या है, कहता है व्यवसाय में माल, वस्तु तथा सेवाओं को उत्पादन या प्राप्ति करने के लिए जो लागत आती है उसे व्यय कहा जाता है ना। माल तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए भुगतान व्यय के अंतर्गत आता है। मजदूरी, भाड़ा, रेल भाड़ा तथा माल के वितरण एवं विक्रय पर भुगतान किया गया वेतन, किराया, विज्ञापन व्यय, बीमा आदि भी व्यय में शामिल होते हैं। तो एक्सपेंसेस समझ गए अभी, है ना, कि जो भी मतलब एक शॉर्ट टर्म में बोला जाए, कच्चा माल से पक्का माल तक बनाने में और उसको बेचने तक में जितना भी खर्च हुआ है ना, वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है, समझे। तो एक्सपेंसेस कहलाता है। और अब आता है एक्सपेंचर। कहता है खर्च वह राशि है ना, जो व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता की वृद्धि हेतु भुगतान की जाती है। वह खर्च लंबी अवधि की प्रकृति से संबंधित है। व्यवसाय संपत्तियों के अधिग्रहण या प्राप्ति हेतु भुगतान किया जाता है, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम है क्या, वह राशि जिससे व्यापार की पूंजी में वृद्धि हो, आय कहलाती है। इस राशि को ज्ञात करने के लिए रेवेन्यू में से व्यय घटा दिए जाते हैं। जो शेष बचता है वह आय की गई होती है। उदाहरण के लिए यदि आगम 25,000 रुपये हो और व्यय 12,000 रुपये हो तो आय 13,000 होगी। आय एक व्यापक शब्द है जिसमें लाभ, प्रॉफिट भी शामिल होता है। समझे। तो इनकम भी मेरा है जो 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम उसे कहते हैं, है ना, जो मुख्य व्यवसाय से पैसा आती है। डायरेक्ट इनकम वैसा इनकम होती है जैसे मान लीजिए कि कपड़ा का जो मेरा बिजनेस है और उससे जो पैसा आ रहा है वह मेरा क्या है, डायरेक्ट इनकम। लेकिन मेरे पास संपत्ति है, ज़मीन है, जगह है और हम ब्याज पे पैसे दिए हुए हैं, ब्याज पे पैसे जो दिए हैं उससे जो पैसा आ रहा है वह मेरा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम समझ गए हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।